हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 दिसंबर 2024। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार एक नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी कर रही है। 1500 से ज्यादा के कपड़ों पर अब जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा कि अन्याय है। हाल ही में आपको पता होगा, लग्जरी ब्रांड्स, कपड़ों वगैरह पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर जो खबरें आई थीं, तो उसी पर राहुल गांधी ने ये सरकार पर तंज कसा है। चलिए अगली खबर देखिए। पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष बोला कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल बेंच बनाई गई है और अब यह सुनवाई 12 दिसंबर को हो गई है। न वहीं देखिए, बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर पर जो बाबरी मस्जिद थी, उस बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट देखी गई। समाजवादी पार्टी एमवीए से अलग हुई। शिवसेना यूबीडी से कहा कि आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने मैसेज इंटरसेप्शन के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं और मैसेज की निगरानी सीमा को लेकर भी नया आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से नए दूरसंचार अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया गया और यह नियम मौजूदा कॉल इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल के आधार पर बनाए गए हैं और इन नए नियमों के तहत अब अधिकतम 6 महीने तक ही निगरानी कर सकेंगी कंपनियां मैसेज कॉलिंग इंटरसेप्शन वगैरह को लेकर। और भी ये नए नियम क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप। नियमों के तहत मैसेज इंटरसेप्ट करने वाली एजेंसियों को व्यक्ति की पहचान, अधिकृत अधिकारी और डाटा नष्ट करने की समय सीमा जैसी जानकारी केंद्र सरकार को भी देनी होगी। चलिए अगली खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और यहां उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। आने वाले साल 2025 के बजट को लेकर भी विचार विमर्श हुआ और इसी बीच वित्त मंत्री ने किसान संगठन व एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठकें भी शुरू कर दी हैं किसानों से और एमएसएमई व्यापारियों से कई सुझाव भी लिए। सरकार ने कि मतलब आने वाले नए साल 2025 के बजट को क्या रखना, कैसे रखना वगैरह वगैरह है ना। तो किसानों ने भी प्री बैठक में सस्ता लोन, कम टैक्स और पीएम किसान राशि को दुगना करने की भी मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तो उम्मीद है कि सरकार अब आने वाले 2025 में किसानों की इन मांगों को भी मान सकती है। वैसे अभी तो किसान भाई लोग काफी समय से विरोध कर रहे हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का नया प्लान भी बनाया है। 8 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था देश की राजधानी दिल्ली पर आएगा। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की तरफ से अब ये दिल्ली कूच का एक और ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ईमेल का प्रयोग करेंगे। डीएफएसएस की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए। देश में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से ये महत्वपूर्ण प्लान बनाया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर जा रहे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान वह अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस के ये अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज रूस का दौरा करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में फिर आइस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर मंदिर में आग भी लगाई। मर्त्य समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर आए दिन जो हमले की घटनाएं देखने को मिल रही है, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला अभी भी जारी है और इसी बीच एक इस्लामिक नेता रफीकल इस्लाम मदनी ने वहां इस्कॉन पर भी बैन लगाने की मांग की है। देखिए जरा आप चलिए
अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 944 करोड़ की आर्थिक मदद भेजी। हाल ही में जो आपको पता होगा, चक्रवात तूफान फिंगल आया था, उसमें काफी नुकसान भी हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ भी मांगे थे। तो 2000 तो नहीं, बल्कि अभी 944 करोड़ की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद में बीएपीएस कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश भेजा, बोले कि 28 देशों में भगवान स्वामी नारायण के 800 मंदिर देश की आध्यात्मिक विरासत है। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अजीत पवार की 1000 करोड़ की जब्त की हुई संपत्ति को रिलीज किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की छठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद ही ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश भी आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। और यहां तक कि आईटी ट्रिब्यूनल का कहना है कि बेनामी लेन देन नहीं हुआ। इन संपत्ति के जरिए 2021 में आयकर विभाग ने इस संपत्ति को सीज किया था। लेकिन देखिए राजनीति में आते ही पावर का जलवा। चलिए अगली खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि इंडिया गठबंधन ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो मैं इसे लीड भी करूंगी। सपा और शिवसेना, यूबीडी ने इस बंगाल सीएम के बयान का समर्थन भी किया। भाजपा बोली कि विपक्ष को राहुल गांधी पर ही भरोसा नहीं है। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का शपथ से वॉकआउट देखा गया। आदित्य ठाकरे बोले कि हमें ईवीएम पर शक है। अजीत भी बोले कि चुनाव आयोग जाएं। चलिए खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर हरियाणा के पंचकुला पहुंचे और यहां वो बोले कि आने वाले 100 दिन काफी महत्वपूर्ण है। पीएम टीबी मुक्त देश अभियान की शुरुआत हुई है। हरियाणा के सीएम सैनी ने भी कहा कि 18,000 पंचायतें टीबी मुक्त होगी। दरअसल भारत सरकार ने प्लान बनाया है साल 2025 तक भारत में टीबी को बिल्कुल खत्म करने के लिए यह खास कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच हमारे देश में लगभग 21 लाख से भी ज्यादा टीबी के नए मामले दर्ज हुए हैं। तो इन सभी मामलों को 2025 में कंप्लीटली खत्म करने का सरकार ने टारगेट बनाया, प्लान रखा है। और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल आंकड़ों को देखें तो टीबी मुक्त भारत का संकल्प पूरा होता भी दिख रहा है। और उम्मीद है कि 2025 में भारत को वाकई में टीबी से मुक्ति मिले। चलिए अगला अपडेट देखिए। एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब सुनी जाएगी मुसाफिरों की बात, आईक्यूसीयू करेगा। आपकी मदद सीआईएसएफ ने सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा को समरूपता लाने के लिए इंटर क्वालिटी कंट्रोल यूनिट आईक्यूसीयू नाम से एक नई सिस्टम की शुरुआत की है। और यह कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करेगा और किस तरह से एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की मदद करेगा, तो इस बाबत कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पहल का मकसद यह है कि लोगों को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप के दौरान कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आसानी से आम लोगों को भी एयरपोर्ट का सिस्टम समझ में आ जाए और उनका काम हो जाए, चेकिंग वगैरह वगैरह का। तो इसीलिए सरकार की तरफ से नया सिस्टम शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की चाकी पर चले। ईंट पत्थर मस्जिद के पास ये पथराव हुआ। लोग बोले कि बच्चों को गोद में लेकर भागे। हमले की तैयारी पहले से ही थी। जी हां दोस्तों, बिहार दरभंगा में ये एक और हिंदू मुस्लिम जैसा ही मामला देखा गया, जैसे यूपी में अभी संबल वगैरह में चल रहे हैं ना। तो इसी तरह से बिहार में देखिए आप राम विवाह की झांकी पर बाजितपुर की एक मस्जिद के पास पत्थराव किया गया और उसके बाद जमकर बवाल भी मच गया। नागोदास आयोजक का इस मामले पर क्या कहना देख सकते हैं।
वहीं पुष्पा 2 फिल्म पर खबर आ रही है कि 2 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ कमाए। शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा और भारत में 265 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। और वैसे आपको पता होगा, अभी अल्लू अर्जुन को देखने आए लोगों की भीड़ की वजह से जो एक महिला की जांच चली गई थी, तो उस मृत महिला के परिवार को उन्होंने 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, वादा किया है। वो बोले कि जो घटना उससे मैं दुखी हूं, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था। जब लोग इन्हें देखने के लिए आए थे और काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो इसी भीड़ में एक महिला की जांच चली गई थी, है ना? तो उसके लिए उन्होंने अब ये आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय। भोपाल, उज्जैन में भी एक विद्यालय खुलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। कल ही मैंने आपको कैबिनेट बैठक का फैसला बताया था ना। देश भर में 85 नए केवी खुलेंगे और इनमें से एमपी में किन किन जगहों पर खुलेंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। अभी सीरिया में जो विद्रोह हमले वगैरह चल रहे हैं, इस बीच खबर है कि सीरिया में विद्रोही गुट ने तीसरे शहर पर भी कब्जा कर लिया। यहां सुन्नी लड़ाकू ने सीरिया की राजधानी को तक घेर लिया और जो हमारे भारतीय लोग सीरिया में रहते हैं, उन नागरिकों से हमारी भारत सरकार ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी वापस वहां से लौटे, वरना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास जंग की ही तरह अभी सीरिया में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इसी बीच हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कल भी आपको पता होगा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि नागरिक जो भी भारतीय लोग हैं वो अभी सीरिया का दौरा ना करें, और विदेश मंत्रालय ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किए हैं, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। ना खबर है दोस्तों कि अभी सीरिया की राजधानी को भी एचटीएस विद्रोहियों ने घेर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद अभी भी दमिश्क में मौजूद हैं। फाइनल जीत के करीब है विद्रोही। तो मतलब जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया ना, वैसे हालात अभी सीरिया में चल रहे हैं। चलिए ऑन्टो इंडस्ट्री से खबर आ रही है कि रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। एक तो रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पेड़ों की 1/3 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब धरती से वो पेड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इस वजह से दुनिया भर में असमय बाढ़, सूखा और आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। दुनिया भर में जो हम पेड़ काट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा, जलवायु परिवर्तन हो रहा, इन सब के कितने साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। देखिए जरा आप कि आवा संकट के कारण खतरे में पड़े जगुआर भी बीते। 21 साल में जगुआर की संख्या में करीब 25% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हमने इनके जंगलों को ही काट दिया। इनके रहने के आवास के छुपने के ठिकाने ही नहीं रहे। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, अगले 25 सालों में सूखे की चपेट में होगी 75% आबादी। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण महाद्वीपों में कम हो रहा पानी और इस वजह से दुनिया भर में सूखा पड़ने का खतरा जताया। वैज्ञानिकों ने साल 2050 तक दुनिया भर में 75% आबादी सूखे से प्रभावित होगी। पीने के पानी के भी लाले पड़ेंगे। जरा सोचिए आप। और अभी तो ये 2024 इस साल को लेकर भी वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अब तक का सबसे गर्म साल घोषित हो चुका है। विशेषज्ञों ने जलवायु संकट की चेतावनी भी दी। आपको पता होगा अभी मतलब सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी ठंड इतनी ज्यादा शुरू नहीं हुई है। मतलब दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है और इस बार तो मौसम वैज्ञानिकों ने भी कम ही सर्दी पड़ने, शीतलहर कम चलने की चेतावनी बताई है। मैंने आपको बताया भी था अपडेट न्यूज चैनल पर पहले भी। चलिए सर्दी वगैरह की बात हो ही रही है दोस्तों, तो अब अपन आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, इस चैनल से तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। आपका मन करे, दिल करे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, आप देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
वहीं सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह इन राज्यों में रात के समय अब कोहरा छाया रहने की संभावना है, तो गाड़ी वगैरह जरूर ध्यान से चलाएं। और बाकी अभी बंगाल की खाड़ी में एक पश्चिमी विक्षोभ भी बन रहा है, जिस वजह से झारखंड में गर्ज के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में पहुंच चुका है, सबसे कम। अभी जम्मू के जो जिला में चलना 19 डिग्री तक टेम्परेचर है, और वे उत्तर प्रदेश समेत देश के 17 राज्यों में आज से कोहरा छाने की चेतावनी है। रेलवे की तरफ से बढ़ते कोहरे की वजह से 77 ट्रेनें भी रद्द की गई। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। मध्य प्रदेश भोपाल उज्जैन में भगवान को 19 वस्त्र पहनाए ठंड शुरू हो चुकी है, इस वजह से अंगीठी भी जलाई। पहाड़ों में बर्फ गिरने की वजह से अब मध्य प्रदेश में भी ठट्ठ रण बढ़ेगी। वहीं राजस्थान के 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 6 जिलों में सर्द हवा की भी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में सीजन में पहली बार कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ। गाजियाबाद सबसे ठंडा इलाका रहा, पारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा। 48 घंटों में और बारिश होगी। यूपी में भी पंजाब के 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। आदमपुर का तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। हरियाणा में भी पहाड़ी हवाओं ने ठी न बढ़ाई। 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश के आसार। सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग तक बूंदाबांदी की चेतावनी। झारखंड में भी अगले 2 दिन होगी बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राज्य पर देखने को मिलेगा। 9-10 दिसंबर तक अगले 2-3 दिन में 24 जिलों में झारखंड में बारिश होने की चेतावनी है। और भी स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ डिटेल देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है। ओके।